अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट और रिक्वेस्टेड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस तो वीडियो का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी इन आपकी अदालत फुल एपिसोड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। चुनाव के मौके पर जनता की अदालत में हम ऐसे नेताओं को पेश कर रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। ऐसे नेता जिन्हें जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया, मान और सम्मान देकर इस पोजीशन में पहुंचाया। लेकिन चुनाव के मौके पर जनता उन्हें परखना चाहती है, पहचानना चाहती है, उनसे सवालात पूछना चाहती है। यह हक हम अदा कर रहे हैं जनता की अदालत में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जनता की अदालत में हाजिर हो। अच्छा, ये बीजेपी के फाउंडर हैं ना? एक और भी थे, ये भी थे, स्टार्टिंग के लोगों में से। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी पिछले 54 साल से राजनीति में हैं। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे, फिर जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि एक बेदाग नेता की है। अटल बिहारी वाजपेयी पिछले 4 दशकों से संसद के सदस्य रहे हैं। 1957 में ये पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और मई 1996 में 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। ग्वालियर में जन्मे, कानपुर में पढ़े अटल बिहारी वाजपेयी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और 1942 में जेल गए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इन्हें फिर से जेल में रहना पड़ा। लेखक और कवि अटल बिहारी वाजपेयी को इनके राजनीतिक विरोधी भी एक स्टेट्समैन मानते हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के दावेदार अटल बिहारी वाजपेयी जनता की अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। जज हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉर्मर एडिटर दिलीप पटगांवकर और जनता की ओर से सवाल पूछेंगे रजत शर्मा। जनता की अदालत में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पर आरोप है कि इन्होंने नैतिक मूल्यों को भुला दिया है। अटल जी, जिस समय आप प्रधानमंत्री पद छोड़ रहे थे, आपने संसद में बहुत जोर देकर ये कहा था कि हम सरकार बनाने के लिए कभी अनैतिक रास्तों का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस नैतिकता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ वो कानून के अनुसार हुआ, संविधान के अनुसार हुआ। उत्तर प्रदेश एक षड्यंत्र का शिकार था जिसमें राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देने के लिए तैयार नहीं थे। हमने बसपा के साथ समझौता किया क्योंकि हम चाहते थे कि वहाँ लोकप्रिय सरकार बने, कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरे, नौकरशाही के हाथ में हुकूमत न चले। लेकिन दुर्भाग्य से वो गठबंधन भी काम नहीं आया। उसके बाद राज्यपाल ने कल्याण सिंह को समय दिया सरकार बनाने का, लेकिन सिर्फ 48 घंटे दिए। किस गणित से 48 घंटे दिए? केंद्र में इससे अधिक समय दिया गया था। गुजरात के गवर्नर ने 15 दिन दिए सरकार बनाने के लिए, शक्ति परीक्षण के लिए। हम इस साजिश को समझ गए और हमें लगा कि लोकप्रिय सरकार अगर बनाना है तो कुछ समझौता करना पड़ेगा। जो लोग लोकप्रिय सरकार के हमारे लक्ष्य से सहमत थे और जो राष्ट्रपति शासन के खिलाफ थे, वो अपना अपना दल छोड़कर हमारे साथ आए
अटल जी, लेकिन ये तो सच है कि जो लोगों ने आपकी पार्टी ज्वाइन की उन सबके सबको मंत्री बना दिया गया। जाहिर है उन्हें मंत्री पद का लालच दिया ही गया होगा। जी नहीं, वो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे। उनकी दृष्टि में कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो गई। वो बहुत पहले से कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आना चाहते थे। लेकिन अगर लोग आते हैं और उनका सहयोग लेने के लिए सत्ता में भागीदारी होती है तो इसे मैं अनैतिक नहीं मानता। आखिर केंद्र में जो संयुक्त मोर्चा था और जिस मोर्चे में 13 पार्टियां शामिल थीं, क्या उन 13 पार्टियों के नेताओं के सामने मंत्री बनने का सवाल नहीं था? क्या वो सत्ता में भागीदारी नहीं करना चाहते थे? क्या इसीलिए वो इकट्ठे नहीं आए? ये खेल तो बरसों से चल रहा है। खेल के नियम सबके लिए समान होना चाहिए। एक तरफा खेल अब नहीं चल सकता। लेकिन अब तक इस खेल में भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी नहीं थी, अब वो भी मैदान में उतर गई, पार्टियां तोड़ने के, जोड़ने के, सरकारें बनाने के। जो पार्टियां स्वयं टूट रही हैं उनमें से अगर एक हिस्सा हमारे साथ जुड़ता है ये समझकर कि भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य धारा की पार्टी है, कांग्रेस के दिन लद गए। अब अगर देश का कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो उन लोगों को दोष कैसे दिया जा सकता है? अभी उड़ीसा में क्या हुआ? बिजू जनता दल का निर्माण हुआ, हम तो उसमें भागीदार नहीं थे। खुद से कोई जुड़ना चाहे तो लोग अपनी पार्टियां ठीक चला नहीं सकते, अपनी पार्टियों के काम के कारण लोगों को संतोष नहीं दे सकते। सदस्य समझते हैं कि हम व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं, और वे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। शर्त यह है कि वो ईमानदारी से आएँ, शर्त यह है कि वो देश के कल्याण को सर्वोपरि मान कर आएँ। अटल जी, कांग्रेस के लोगों का आरोप ये है कि आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। जिस समय इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। कोई लोकसभा का विसर्जन नहीं चाहता था, विघटन नहीं चाहता। उसमें सब दलों के लोग थे, मगर कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा को भंग करने पर तुला हुआ। स्वाभाविक था कि एक आंतरिक विद्रोह था। लोगों ने कहा कि हम इस समय को लोकसभा को भंग होते हुए नहीं देखना चाहते, और उन्होंने एक कागज पर, स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिए। 42-43 कांग्रेस के सदस्य हस्ताक्षर करके ये अपनी राय प्रकट कर चुके थे कि लोकसभा भंग नहीं होना चाहिए। अब अगर उनके कदम को हमारे द्वारा प्रेरित कहा जाएगा तो ये हमारे साथ न्याय नहीं होगा। उन्हें अपनी चिंता थी। 1.5 साल के भीतर लोकसभा भंग हो गई। वो 5 साल के लिए चुने गए थे। उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उन्हें यह भी डर था कि कांग्रेस की गुटबंदी के कारण उनको टिकट नहीं मिलेंगे। जो उपयुक्त व्यक्ति है, जिसने सेवा की है, वो भी टिकट से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का शिखर नेतृत्व गुटबंदी में इस तरह से फंसा हुआ है। और इसलिए वो चाहते थे कि लोकसभा 5 साल पूरी चले, और इसलिए वो प्रयास कर रहे थे। अटल जी, कांग्रेस का तो ये कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है और वो कांग्रेस के रास्ते पर चलने लगी है। अगर हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी है तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। सचमुच में विचारधारा का प्रश्न आया भी नहीं। जो हमारे साथ मिलने को तैयार थे वो तो हमारी विचारधारा के अनुसार चलने को तैयार थे। देखिए, उनके एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विचारधारा चुरा ली, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को चुरा लिया, अब वो हमारे एमपी भी चुरा रहे हैं। अगर वो इसी तरह से बेखबर रहे और यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए तो धीरे धीरे कांग्रेस की सारी पूंजी लुट जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा।
जनता की अदालत में आज कटघरे में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। जनता की अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि ये चुनाव जीतने के लिए स्थायी सरकार का खोखला वादा कर रहे हैं। अटल जी कांग्रेस पार्टी की भारत में सरकार रही 45 साल, उन्होंने 5 प्रधानमंत्री दिए, विरोधी दलों को ले देकर 5 साल सरकार बनाने का मौका मिला और 7 प्रधानमंत्री दिए। तो किस बिना पर भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व का वादा कर रही है? अब अगला प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो पूरे 5 साल रहेगा। लोगों ने कांग्रेस को कसौटी पर कस लिया, लोगों ने संयुक्त मोर्चे को भी भुगत लिया। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें भी एक मौका दीजिए और आपको पछतावा नहीं होगा, आपको शिकायत नहीं होगी। अटल जी, आपकी पार्टी के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो पिछले प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ 13 दिन तो नहीं चलेंगे? गणित बदल गया है। देश की हवा में परिवर्तन की गंध आ रही है। 18 महीने की दुर्गति को देखकर आम मतदाता ने अपना मन बना लिया है कि अब उस इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। ये परिवर्तन सारे देश में घूमते हुए मैं देख सकता हूँ और इसलिए मुझे विश्वास है मतदाता बहुमत वाली सरकार स्थापित करेगा। ऐसे बहुमत वाली सरकार जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जो देश को समृद्धि की ओर ले जाए, सामाजिक कल्याण की ओर ले जाए। अटल जी, जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकारें दी हैं। गुजरात में 2/3 बहुमत देकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया था, सरकार नहीं चला सके। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। गुजरात एक दुर्घटना है, कभी कभी जवान मौत हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अपने बेटे को जवान देखना नहीं चाहेगा। गुजरात में भी हमने अनुशासन की रक्षा की। अगर हम चाहते तो दूसरी बार भी ढील देकर सरकार को बचा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि अनुशासनहीनता की इतनी बड़ी कीमत नहीं दी जा सकती। हमने सरकार का बलिदान कर दिया, मगर अनुशासन तोड़ने वालों के साथ समझौता नहीं किया। जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार पर आपने हमले किए, आपने कहा कि कोएलिशन की सरकार ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन इस समय जो आप प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, वो भी कोएलिशन की सरकार ही बनेगी? कोएलिशन में अंतर है। संयुक्त मोर्चे की सरकार एक ऐसा गठबंधन थी जिसमें सब छोटी छोटी पार्टियां थीं। सबसे बड़ी पार्टी की सदस्य संख्या लोकसभा में 23 थी। वो इकट्ठे आ गए, उन्हें कांग्रेस पर निर्भर रहना पड़ा। कांग्रेस ने उन्हें गिरा दिया, लोकसभा भंग करना पड़ी। हम इस समय जो रणनीति अपना रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हुए देखना चाहते हैं। और उस समय अगर हम सरकार बनाएंगे तो जो मित्र दल आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ मिलकर हम प्रदेशों में हुकूमतें चला रहे हैं, हम उनको सरकार में शामिल करेंगे। कुछ अगर अन्य दल भी आना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कोएलिशन में सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी सदस्य संख्या बहुमत तक जा सकती है, 200 से ऊपर होगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं तो 250 की गिनती कर रहा हूँ। अब अगर संयुक्त मोर्चे की सरकार में भी ऐसी कोई बड़ी पार्टी होती और उसके साथ में छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग होता, तो सरकार इस तरह से अस्थिर नहीं होती, डामाडोल नहीं होती। अटल जी, पिछले चुनाव में जयललिता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इस बार आपके साथ हैं। क्या गारंटी है कि चुनाव होने के बाद वापस कांग्रेस के साथ जाके हाथ न मिला लें? नहीं, हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस रहेगी नहीं, वो हाथ कहाँ से मिलाएंगे।
तमिलनाडु की स्थिति विशेष है, भिन्न है। वहाँ या तो डीएमके है या अन्ना एडीएमके है। डीएमके संयुक्त मोर्चे के साथ चली, बच गई अन्ना एडीएमके, उनके साथ हमने गठबंधन कर लिया। आखिर हम तमिलनाडु में अपने पांव जमाना चाहते हैं। हमने उनके साथ गठबंधन करके उत्तर और दक्षिण के बीच में जैन कमीशन की रिपोर्ट के कारण जो एक विघटन का वातावरण पैदा करना चाहते थे, हमने उस विघटन की बात पर पानी फेर दिया। हमने उत्तर और दक्षिण की एकता को और मजबूत कर दिया। जिस समय जयललिता से आपका समझौता हुआ, उसके एक रात पहले तक उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही थी? उनकी कांग्रेस से बात नहीं चल रही थी, कांग्रेस की उनसे बात चल रही थी। कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाहती, संयुक्त मोर्चा भी उनका समर्थन लेना चाहती। हमने दोनों को पछाड़ दिया और समझौता कर लिया। ये हमने अच्छा किया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अटल जी, आपने पिछले पार्लियामेंट डिस्कशन में कहा था कि यदि आपको जोड़ तोड़ करके या दूसरी पार्टी के लोगों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ी या खरीद फरोख्त करके, तो आप ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव के बाद ये स्थिति आई तो आप क्या करेंगे? मैंने ये कहा था कि हम मेंबरों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, राजनीति को सौदे का विषय नहीं बनाएंगे। और सदन में डीएमके के नेता ने खुले रूप में इस बात की तारीफ की कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है उसने ऊंचे मानदंडों से काम किया हुआ है। सहयोग तो राजनीति में करना पड़ेगा। एक दल को बहुमत मिले, बहुत अच्छा, मतदाता दो टूक फैसला करें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अटल जी, उनका प्रश्न ये था कि अगर सरकार बनाने में बहुमत में आपके और आपकी जो एलाइड पार्टीज हैं उनके भी बहुमत में कुछ कमी रह गई तो क्या फिर से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे तो 300 की संख्या दिखाई दे रही है। आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर। जनता की अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी इनके उदारवादी चेहरे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अटल जी भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, स्टेट्समैन हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में। सरदार खुशवंत सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने मेरी जो तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं आदमी तो अच्छा हूँ मगर गलत पार्टी में हूँ। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, और अगर गलत पार्टी में हूँ तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। अटल जी ये सच नहीं है कि आपका चेहरा उदारवादी है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सांप्रदायिक? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पहचाना नहीं है। अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कहीं भी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं। सर्वधर्म समभाव में हमारा विश्वास है, हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं।
सांप्रदायिकता क्या है? अगर धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव किया जाए तो वो सांप्रदायिकता है। अगर वोट बैंक की राजनीति की जाए तो वो सांप्रदायिकता है। हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और इसलिए इस बारे में पार्टी में और मेरे विचारों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अटल जी, ये सच नहीं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था तो आपकी आंख में आंसू थे और पार्टी के बहुत से लोग हंस रहे थे? जी नहीं, ये तो आप इतनी दूर की खबर लाए हैं कि जिसका मुझे भी पता नहीं। ये ठीक है कि जो कुछ हुआ वो मुझे पसंद नहीं था। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपराध की सजा नरसिम्हा राव जी को दी जा रही है। किस अपराध की सजा? कहा गया कि उन्होंने जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को नहीं बचाया, उसकी सजा उन्हें दी जा रही है। उसके लिए केवल नरसिंह राव जी को सजा दी जाए, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती है। फैसला किसका था? विश्व हिंदू परिषद को ये आश्वासन दिया गया था कि जहां राजीव गांधी जी के ज़माने में शिलान्यास हुआ है वहां से वो मंदिर का निर्माण आरंभ कर दें, उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाएगी। इस आधार पर अयोध्या में कार सेवक एकत्र हुए थे। यह आश्वासन पूरी सरकार की तरफ से था। बाद में इस आश्वासन का पालन नहीं किया गया, कार सेवक बेकाबू हो गए, ढांचा ढा दिया गया। अब इसके लिए केवल नरसिंह राव को बलि का बकरा बनाना, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर बलि चढ़ना है तो कुछ औरों की भी बलि चढ़ना चाहिए। कहीं उन्हें आपसे आपकी मित्रता की सजा तो नहीं दी जा रही है इस बहाने से? नहीं, कांग्रेस में तो मेरे और भी मित्र हैं जो बच गए। अटल जी, आपने बार बार ये कहा है कि काशी और मथुरा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रज्जू भैया का एक इंटरव्यू है जो एशियन एज अखबार में छपा था अप्रैल 1995 में। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा पर मंदिर के ये सारे मुद्दे आज नहीं हैं, लेकिन बाद में हो सकते हैं। हमारे एजेंडे में काशी मथुरा नहीं है, आगे भी नहीं होंगे। हो सकता है कि सभी प्रश्नों को समझदारी के साथ आपस की बातचीत से हल कर लिया जाए। जब हम कहते हैं कि हमारे एजेंडे में नहीं है तो फिर उस बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। अन्य संगठन क्या कहते हैं वो उनके विचार हैं, वो अपने विचारों के अनुसार चलेंगे। लेकिन हम अगर सरकार बनाते हैं तो हम अयोध्या की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, ये हम बिल्कुल साफ बात कहना चाहते हैं। अटल जी, विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट संस्था है, रिमोट कंट्रोल तो नागपुर से चलता है। जी नहीं। ये डी कंट्रोल का जमाना है, कहाँ कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा अन्याय करना है। इतना ही बड़ी पार्टी, इतनी प्रभावशाली पार्टी जिसकी सरकार 5 राज्यों में काम कर रही है और जो कल केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, उसको कहीं एक रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। हम एक स्वतंत्र संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्ति पूर्ण संगठन है। हम में से बहुत से लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना ये सब वो तय करते हैं और दिल्ली में तय नहीं होता, नागपुर में तय होता है। जो भी निर्णय हम लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं और अपने बल पर लेते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार लेते हैं। जनता के मन में आशंका तो यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री बने तो सरकार कौन चलाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी चलाएंगे या रज्जू भैया चलाएंगे? अब ये आपको मतदान के बाद अगर सरकार बनी तो पता लग जाएगा। अटल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सीताराम केसरी, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अटल जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा।
अगर बन जाएंगे तो चलने नहीं देगा। केसरी जी को बड़ी अंदर की खबर है। केसरी जी को ये तो पता नहीं है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो हमारे ऊपर, हमारे बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस भविष्यवाणी का कोई अर्थ नहीं है। पार्टी ने सोच समझकर प्रधानमंत्री पद के लिए मेरा नाम रखा है। मुझे पार्टी का पूरा विश्वास प्राप्त है, और केवल पार्टी का नहीं, मुझे मित्र दलों का भी विश्वास प्राप्त है, मुझे परिवार का भी विश्वास प्राप्त है, सब सहयोगियों का भी विश्वास प्राप्त है कि इस बारे में केसरी जी कुछ भी कहते रहें, मगर किसी के मन में शंका या कुशंका नहीं होनी चाहिए। अटल जी, आपकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा है, असली ताकत तो अडवाणी जी के हाथ में सुना तो मैंने भी है ऐसा, लेकिन जब मैंने पूछा कि भाई वो असली चेहरा कहाँ है, तो मुझे कहा गया कि आप ही असली चेहरा है। बार बार अखबारों में लिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं। क्या बात है। औरों की दलदल मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। जनता के इल्जामात और सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल। जनता की अदालत में आज भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। जनता की अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर आरोप है कि चुनाव के मौके पर ये डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। अटल जी, जब प्रचार के लिए निकलते हैं आप, तो दोहरे मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं। लालू यादव के भ्रष्टाचार को तो उजागर करते हैं, लेकिन जयललिता के भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं। दोनों के मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, अदालत फैसला करेगी। लेकिन विचारों की दृष्टि से जो हमारे नज़दीक हैं, उनके साथ हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में विजय प्राप्त किए बिना इस देश में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का निर्मूलन भी नहीं किया जा सकता। अगर आपकी सरकार बनेगी तो जो राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीति में आपके साथ हैं, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में दोहरे मानदंड अपनाए जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अपनाए जाएंगे। कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना निर्णय देगी, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अटल जी, डबल स्टैंडर्ड का एक और आरोप लगता है मुसलमानों को लेकर। आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि ये मुसलमानों को अपीज़ करने की पॉलिसी इनकी चलती है। अब जब चुनाव का मौका आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल खुले बाहों से मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, बल्कि मस्जिद में भी जा रहे हैं और इफ्तार पार्टियां भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं बीजेपी के यहाँ। कोई नई बात नहीं है, पहले भी इफ्तार पार्टियां होती थी। हमारे दरवाजे प्रारंभ से मुसलमानों के लिए खुले हुए, लेकिन हम उन्हें वोट बैंक नहीं मानते। हम उन्हें भारत का नागरिक मानते हैं, हम उन्हें इस देश की संतान मानते हैं। इस देश में पूरी मजहब की आज़ादी है। मुसलमानों के मन में एक डर पैदा कर दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो तुम्हें खा जाएगी। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं और किसी को खाने का कोई भी अभी तक मामला सामने नहीं आया है। अगर आप पावर में आएंगे तो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका आपने क्या उपाय सोचा है? कश्मीर के बारे में भारत की संसद सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं तो उसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है।
तो हम उस प्रस्ताव से बंधे हैं और हम उस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जबरदस्ती वो हिस्सा पाकिस्तान से ले लेंगे अटल जी? अब सब बातें इस समय मत पूछिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात कही है। न कहिए और सोच समझ कर कहिए। हमारे पड़ोस में एटमी हथियार इकट्ठा हो रहे हैं। जो एटमी ताकतें हमें एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहती हैं, वो अपने एटमी हथियार पैने कर रही हैं, उनको तेज़ कर रही हैं, नए प्रयोगों में लगी हुई हैं और हमें वो उस विज्ञान से वंचित रखना चाहते हैं। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वाभिमानी देश स्वीकार नहीं करेगा। अटल जी एटम बम बनाएंगे और अपने पड़ोसियों को डराएंगे, जी नहीं, ये नीति है? नहीं नहीं, पड़ोसी हमारे क्यों डरें? मगर हमारे पड़ोस में एटम बम है, हिमालय के उस पार एटमी हथियारों का अंबार लगा हुआ है, उसको हम भूल जाएं? हमारा पड़ोसी दावा कर रहा है कि उसने एटमी प्रक्षेपास्त्रों का विकास कर दिया है। डिगो गार्सिया में अमेरिका बैठा हुआ है एटमी हथियार लेकर। हम किसी के विरुद्ध एटमी हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी क्षमता का विकास करना चाहते हैं, जिससे फिर किसी का हमारे ऊपर हमला करने का मन न हो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा। आज हम आप सबकी ओर से मुकदमा चला रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। जनता की अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर आरोप है कि इन्होंने सत्ता की दौड़ में विचारधारा को भुला दिया है। अटल जी, पहले भारतीय जनता पार्टी का दावा था एक अलग पहचान वाली पार्टी है, बाकी पार्टियों से अलग, और अब यह हाल है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ये कहना ठीक है। हमने अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं। सचमुच में बाकी के लोग हमारी विचारधारा को अब स्वीकार करने लगे। हिंदुत्व का सवाल आप कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व के बारे में जो निर्णय दिया, उससे हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि हो गई। ये बात साफ हो गई कि हिंदुत्व कोई उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व कोई मजहब नहीं है, हिंदुत्व इस देश की जीवन की धारा का नाम है, जिससे किसी समुदाय या संप्रदाय को विरोध नहीं होना चाहिए। विजयी होती है तो अपनी विचारधारा हम कहाँ छोड़ रहे हैं? हमारी विचारधारा तो विजयी होती जा रही है। जिस समय आपकी सरकार थी जो 13 दिन चली, उसमें आपने क्या विचारधारा का परित्याग नहीं किया था? धारा 370 का सवाल छोड़ दिया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल छोड़ दिया था, अयोध्या में मंदिर का मामला भूल गए थे। हमें बहुमत नहीं था, हम एक मिलीजुली सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। मिलीजुली सरकार बनाने के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यक है। उस कार्यक्रम को बनाते समय कई बातें छोड़ना पड़ती हैं। जो भी दल इस तरह की सरकार में शामिल होता है, वो अपनी कुछ बातें छोड़कर आता है, और जिन बातों पर एक राय होती है उन्हीं के आधार पर वो सरकारें चलती हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अटल जी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई तो बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण पर आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर सत्ता में आई तो सत्ता में आ रहे हैं, और जितनी समस्याएं हैं सबको हम बातचीत से हल करके दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद है, इसको बातचीत से हल करेंगे, कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? कोर्ट ने तो अभी फैसला दिया ही नहीं है। कोर्ट का फैसला आने से पहले अगर आपस की बातचीत से मामला हल हो जाए तो अदालत को भी आपत्ति नहीं होगी। आज हम आप सबकी ओर से मुकदमा चला रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी।
जनता की अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि ये पार्टी से अलग छवि बनाए रखना चाहते हैं। अब अटल जी, ये तो बात आप भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि अलग और आपकी छवि अलग। भारतीय जनता पार्टी की छवि सांप्रदायिक और आपकी छवि साफ सुथरी। सब एक ही सांचे में ढले नहीं होते, विचारों में भी भिन्नता कभी कभी हो सकती है, लेकिन मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी से मेरी छवि अलग है, ये तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनका मैं आभारी हूं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार पर्सनैलिटी कल्ट का सहारा ले रही है वोट लेने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले कौन प्रधानमंत्री होगा इसकी घोषणा लेकर चुनाव लड़ती। दुनिया के अन्य संसदीय लोकतंत्र के देशों में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पहले से लोगों को बताया जाता है। आज अधिकांश सीनियर नेता तो बीमार और सुस्त नजर आते हैं, जबकि आप हमेशा दुरुस्त और चुस्त नजर आते हैं। इस सेहत का राज क्या है? आप बताइए, मैं इसका क्या जवाब दूं? अटल जी, वो पूछना चाहते हैं इस जवानी का और चेहरे की लाली का राज क्या है? ये ऐसा राज है जो बताया नहीं जा सकता। आदरणीय अटल जी, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या विदेश नीति बदलेंगे? विदेश नीति के सवाल पर हमारे देश में हमेशा एक आम सहमति है। सरकारें बदलती हैं लेकिन राष्ट्र हित नहीं बदलते। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन राष्ट्र हित वो ही रहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर तो होगा क्योंकि परिस्थिति बदलती है। उदाहरण के लिए सभी सरकारें पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध कायम करने के लिए कदम बढ़ाती रही हैं। मित्रता हमारे हित में है, लेकिन मित्रता राष्ट्रीय हितों के प्रकाश में होनी चाहिए। मित्रता द्विपक्षीय होनी चाहिए। ताली अगर बजती है तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आजकल वर्तमान सरकार पाकिस्तान को एक तरफा जो सुविधाएं देती जा रही है उससे हम सहमत नहीं है। हम अगर सत्ता में आए तो पाकिस्तान से ये कहेंगे कि सबसे पहले आप आतंकवादियों पर नियंत्रण लगाइए। सीमा के पार से किसी आतंकवादी को हमारे देश में भेजना ये मैत्रीपूर्ण कार्य नहीं है। ये कार्य बंद होना चाहिए। आप नेहरू जी की विदेश नीति के प्रशंसक थे। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों का आप समर्थन करते हैं, तो फिर अगर आपको आधा कांग्रेसी कहे कोई तो उसमें गलती क्या है? नेहरू जी की मैंने उनके मुंह पर कठोर आलोचना की थी। मैंने एक बार नेहरू जी से कहा था कि आपका व्यक्तित्व विभाजित व्यक्तित्व है, इसमें चर्चिल भी और चैम्बरलेन भी है। नेहरू जी तमतमा गए थे, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक था, वो नेहरू जी की नीति नहीं थी। और ये बात भी मैंने उनके ही सामने कही थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न होता, अगर और कोई प्रधानमंत्री होता तो वो भी देश की आज़ादी के बाद दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति पर चलता। तो नेहरू जी की नीति का समर्थक होने का सवाल नहीं है। नेहरू जी तो आपकी तारीफ करते थे पार्लियामेंट में। अब इसका मतलब यह है कि जरूर कुछ तारीफ करने लायक होगा। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था। मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया
और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। फिर इस पर बड़ी खोज हुई। श्रीमती पुपुल जयकर ने इंदिरा जी के बारे में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में वो इस बात का उल्लेख करना चाहती थी कि वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा है। तो पहले मेरे पास आई, मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरे नाम से छप गया था जरूर, लेकिन मैंने कहा नहीं था। तो फिर उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर सारी किताबें खंगाल ली और सारी कार्रवाइयाँ देख ली, उसमें कहीं दुर्गा नहीं मिला। लेकिन अभी भी दुर्गा मेरे पीछे है, जैसे आपके सवाल से लगता है। अभी तो आपके पीछे सोनिया जी हैं। जनता के इल्जामात पर अटल बिहारी वाजपेयी की सफाई सुनने के बाद आज के जज दिलीप पटगांवकर का फैसला। अटल जी, जजमेंट के पहले मैं आपको एक थोड़ी सी पनिशमेंट देना चाहता हूं। जजमेंट दूंगा आपकी एक आध कविता सुनने के बाद। अब जज का आदेश है, मैं कैसे टाल सकता हूं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अंतिम है आहुति बाकी, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आपने आपके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बहुत ही विश्वसनीय, साफ साफ और प्रामाणिक तरीके से खंडन किया। आपको सुनते हुए ये तो जाहिर हो ही गया कि भारत और भारतीय जनता के प्रति आपकी आस्था चिरस्थायी है। इस विशाल देश की विविधताओं को किस प्रकार से आप और आपकी पार्टी संभालती है, उसी आधार पर आपके प्रति निर्णय किया जा सकता है। अब मामला इस लोकतंत्र के नागरिकों के सामने है और फैसला उन्हीं को करना है। लेकिन इस अदालत में आप व्यक्तिगत तौर से सभी आरोपों से बरी पाए गए। जी जनाब। अच्छा, ज़्यादातर जो हैं इस वीडियो में जो बात हुई है, ज़्यादातर वो जो अंदरूनी मामलात होते हैं जिनसे हम थोड़ा सा नाआशना हैं, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि ये वो शख्सियत थे जो कि बीजेपी में बाद में गए, ठीक है ना। मेरे ख्याल में शुरू बीजेपी अभी स्टार्ट ही हुई थी और शुरुआत के लोगों में मतलब कहते हैं कि बीजेपी को बनाने वाले ये लोग हैं, और कुछ कहते थे कि बीजेपी एक अलग नेचर की पार्टी है, आप अच्छे इंसान हैं। तो ज़्यादातर मैं कहता हूँ इस सवाल घूम रहे हैं इस वीडियो में 50% से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अंदर की बातें थी, जो इंडिया के अंदर की पॉलिटिशियन हैं। बाकी कुछ बातें कश्मीर से, कुछ जिक्र कश्मीर का भी हुआ, कुछ राम मंदिर का भी हुआ, बाबरी मस्जिद का। तो एक चीज़ तो मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा कह दूँ कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ, पता नहीं सही या गलत, कोई भी शख्स राइटर या पोएट या आर्टिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मैं समझता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, वो चीटर नहीं होता, क्योंकि वो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को समझता है। राइटर होता है तो वो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि वो किसी के बिहेवियर को समझना, किसी मतलब वो बड़ा नरम दिल होता है वो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के लोग जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव और बग़ैर मतलब बेईमान नहीं होते, चीटर नहीं होते। दूसरी चीज़, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात हमें पता चली कि जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यानी कि एक अच्छा इन ही की मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बीजेपी चल रही है, शायद पता नहीं, मुझे तो हक़ है मैं कह सकता हूँ कि इनके आने से पहले शायद बीजेपी का मोटिव कुछ और हो, शायद। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बीजेपी पे राज किया है, ठीक है। और जब आप किसी पार्टी में आते हो और प्राइम मिनिस्टर भी रहते हो और उस पार्टी के लोग आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पार्टी को अगर कोई 19-20 होता भी है मामला उस पार्टी के अंदर, तो आप उसको भी सीधा कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बीजेपी को एक नई दिशा दी। अच्छा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम था भी सही तो मुझे पता है, मुझे दो बातें लगी। मुझे जो क्वेश्चंस घूम रहे थे जिसके, एक ये था, एक बात ये लग रही थी कि आइडियोलॉजी यानी कि जो नज़रिया था, यानी कि विचारधारा वो बार बार कह रहे थे कि आपकी विचारधारा और जो पार्टी की विचारधारा है उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है, या था, जो भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो एक तस्वीर है लोगों के प्रति या जनता के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति, तो वो और पार्टी की जो एक इमेज है, एक जो तस्वीर है, एक जो छवि है, वो डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। तो आप बहुत साफ़ हो, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर बड़ा साफ़ है, बड़ा नफीस है, आपका आइडियोलॉजी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस पार्टी में आप हो उससे आपका मेल नहीं है। बात ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी चीज़ से रिलेट हो रहे थे और डबल स्टैंडर्ड भी कहा गया, दूसरी बातें भी की गई। तो उन्होंने बार बार इस बात को डिनाई किया कि मैं किसी ऐसी पार्टी में कैसे हो सकता हूँ जिससे मेरी आइडियोलॉजी मैच ना हो, मेरी छवि कैसे डिफरेंट हो सकती है मेरी पार्टी से जिसके अंदर मैं हूँ, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। बाबरी मस्जिद के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आंसू आ गए थे, ये तो पता नहीं आपको कहाँ से पता चलता है ये सब। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस फैसले से खुश नहीं था, मैं नाखुश था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो बहुत ज़्यादा नोटिस की, मैं वही बातों को रिपीट किया जाए, वो तो सारी बातें अच्छी हैं, क्लियर हो गई हैं। मैं बस एक चीज़ ये देख रही थी, जब दूर से तो इतना विजिबल नहीं हो रहा था, इतना वाज़े नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो कविता सुना रहे थे और कैमरा बिल्कुल क्लोज़अप में गया, तो उनका जो आइज़ का हिस्सा है उसमें बड़ी गहराई थी, बड़ी सोच और फिक्र थी। मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना जो बहुत डीपली सोचता है, जो बहुत दूर अंदेश होता है, जो बहुत समझदार होता है। तो उनका आइज़ का हिस्सा, कभी कभी मैंने कुछ बुक्स में भी पढ़ा है, कुछ चीज़ों में भी पढ़ा है कि फेस फीचर से भी बड़ा आइडिया हो जाता है लोगों को जो कर पाते। तो मुझे उनका आइज़ का हिस्सा देखकर लगा बड़े अक्लमंद, बड़े दूर अंदेश, बड़ा चीज़ों को गहराई के साथ सोचने वाले। चीज़ों पे अगर सोच विचार करे ये इंसान या ये, तो बहुत हद तक जाके, बहुत डीपली जाके सोचे। बिल्कुल। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू के हवाले से भी इनके क्लियर मतलब एक माइंडसेट था कि हमारे यहाँ कोई भी तफरीक नहीं है। अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, तो कह रहे हैं कि ये सोच गलत है। अच्छा, एक चीज़ होती है, आपको पता है कंट्री के अंदर भी दूसरी पार्टियाँ दूसरी पार्टी का इमेज ख़राब करती हैं। वो क्या होता है, वो पॉलिटिकली स्टैंड्स होते हैं कि यार ये पार्टी के अंदर ये खामी है, इस पार्टी का तो ये मोटिव है। तो इन्होंने ये बात भी क्लियर की, और ना सिर्फ क्लियर की, जैसे हिंदू और मुस्लिम का जिक्र हुआ था, यकीन करें वो ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। पूरा वीडियो में उनका टेम्पो इतना वो नहीं था। जैसे ये बात हुई तो वो फ़ौरन कह रहे थे कि हमारा ना सिर्फ हमें उसके वोट बैंक की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ है कि वो भी हमारा हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है, और उनके भी जो हकूक़ हैं वो सारे। और कहीं तो बीजेपी के लोग अक़लियत भी नहीं मानते, कहते हैं कि अक़लियत ही नहीं कहना चाहिए। हाँ, माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए, गलत है। अच्छा, मैं इनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ। इन्होंने एक जगह पे इन्होंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी, क्योंकि ये 2014 की वीडियो है, पुरानी वीडियो है, अब तो सत्ता ही सत्ता में है। तो बीजेपी जब सत्ता में आती है तो मुसलमान जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बुरा होगा, मुस्लिम्स किसी खाते में नहीं रहेंगे, मुस्लिम्स के साथ बड़ा अत्याचार होगा, मुस्लिम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उस वक्त भी ये बड़े जज्बाती हो गए इस बात को बोलते हुए कि ये कहना गलत है, ये गलत कहते हैं
सबको हम मानते हैं कि सब इंडियंस हैं, सब भारतीय हैं, सब बराबर हैं हमारे लिए। और यही बात, यही शोषा हमारे पाकिस्तान में भी बहुत परवान चढ़ रहा था। जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी तो मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुना करती थी कि अगर इंडिया में बीजेपी सत्ता में आती है तो वहाँ के मुसलमानों के साथ बहुत गलत होगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ के न्यूज़ चैनल पे उस वक्त ऐसा ही था बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पुरानी है, 2014 की नहीं है, इससे भी पहले की है, क्योंकि 2014 में तो मोदी जी आए थे पीएम के लिए, आ गए थे बल्कि कुछ किसी मंथ में आए थे ना, तो नहीं वीडियो अपलोडिंग जो हुई है वो 2014 की है। लेकिन यहाँ पर एटमी दबावों का भी जिक्र है कि इंडिया एटम बम बना रहा है, पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है, ये जिक्र भी हो रहा था। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, आप सही कह रहे हैं, मैं इसलिए आपसे एग्री कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि आपकी 13 दिन की जो क़यादत रही उसमें आप कुछ कर नहीं सके, आपने ना मंदिर के हवाले से कुछ किया, तो 13 दिन की क़यादत तो इनकी 90s में रही थी। तो वही है ना कि ये 98 में एटमी धमाके हुए पाकिस्तान में, इंडिया में, दोनों जगह। ये उससे पहले की है और एटमी धमाके हुए नहीं थे, कह रहे थे कि हम भी हासिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस टाइम बनाने नहीं दिया जा रहा, दूसरे कंट्रीज बना रहे हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये है कि बहुत ही दूरंदेश, बहुत ही समझदार इंसान, और अपनी बात को क्लियर कर देना, और हाजिर दिमागी। और उस वक्त उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी अपने दौर में कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान किस डगर पे चल रहा है। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था। आज ही मौजूद होते तो वो लोगों को कहते, देखो मैं कहता था ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान गुलाम है, तो आज उस गुलामी का नतीजा वो देख रहे हैं। बिल्कुल, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, मुझे लगा टैलेंटेड बहुत है। इन्हीं की मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज मोदी जी को एक बहुत ही अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन मिली है, उस पर खूबसूरत पौधे और फूल उग रहे हैं इंडिया में। तो वो ज़मीन को, बड़ी बिगड़ी हुई ज़मीन को इस तरह के लोगों ने, मोदी जी से पहले जो बीजेपी के लोग थे जो सत्ता में भी थे, उन्होंने सबसे पहले उसको हमवार किया, उसको खाद लगाई, उसको खूबसूरत बनाया। फिर उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, फिर मोदी जी आए तो उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। तो मुसलसल 7 साल हो गए बीजेपी को भी, पहले भी सत्ता में थी, फिर नहीं थी, फिर थी। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये वो लोग हैं कि जो आज का जो हम इंडिया देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वो ये कि मुझे बीजेपी की एक बात बहुत अच्छी लगी, यूनिटी बड़ी है इनमें। जैसे कि उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आएंगे, आप पावर में आएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे हर किसी का प्रयास है, मुझे मेरे मित्रों का प्रयास है, सपोर्ट है, मुझे आवाम का सपोर्ट है, मुझे मेरे घर वालों का सपोर्ट है, मुझे पार्टी के लोगों का सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि फूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, ग्रुप्स में बटे हुए, ऐसा नहीं है। सब यूनिटी के साथ एक ही बंदे को चूज़ करना है, एक ही बंदे को लाना, उसी में कोशिश है। इसी से फिर तरक्की होती है किसी भी इदारे की, किसी भी पार्टी की, किसी भी कंट्री की। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर करने में भी बहुत कोशिश की है। बहुत ही इस मेरे ख्याल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी थे और नवाज़ शरीफ भी थे इनके दौर में, तो काफ़ी बातचीत भी होती रही। और ट्रेन का भी एक चला था, लाहौर नहीं, ट्रेन दिल्ली टू लाहौर, बिल्कुल दिल्ली नहीं, ये वाघा बॉर्डर था। तो वहाँ पे कौन सा सिटी इंडिया का निकलता था, शायद दिल्ली निकलता होगा, शायद दिल्ली टू लाहौर ही सुना था, ठीक है ना। उस दौर में और इस तरह के कुछ मंसूबे हुए, कुछ बातचीत हुई, ट्रेड की बातचीत हुई। तो इनके दौर में कहता हूँ कि थोड़ी बहुत कोशिश की गई। IQ बहुत अच्छा है, मैं ये कहना चाहूँगी। आपने देखा था कि वो तो मुझे नहीं समझ में आया, वो हमारे व्यूवर्स बताएंगे वो कौन सा दल और कौन सा दल। खैर, फिर वो जो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस दलदल में ही नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, वो कह रहे थे कि बीजेपी अपना कवल खिलाता, वो कह रहे थे कि बीजेपी में 2 तरह के दल हैं, यानी कि पार्टी तो आपकी एक है, उसके अंदर ग्रुप्स हैं। अच्छा, तो आप उस ग्रुप में नहीं है, आप इस ग्रुप में। दल का मतलब क्या होता है? दल का मतलब ग्रुप। यानी मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, कुछ अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो 2 दल हो गए। तो 2 क्रिकेट टीमें होती हैं, तो दोनों दल होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैं किसी दल में दल में नहीं। तो ये होती है हाजिर दिमागी। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा थी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं था जितना पॉलिटिक्स के बारे में कि इनका वो कैरियर पर जिक्र किया गया था। बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।